ये किस्सा करीब 13 साल पुराना है। नेपाली इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अलग कर दिया जाए, ये एक ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल से जुड़े हुए थे, उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वह हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इसी बात की फिराक में थे कि किसी भी तरह आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाए और भीड़ अपना इंसाफ खुद हासिल कर ले। क्राइम की एक कहानी साल 2009 की है। काठमांडू का एक टीचर था, उसका नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का ही रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग इलाके से करीब 20 साल पहले वो नेपाल चला गया था और वहाँ एक कॉलेज में साइंस टीचर बन गया था। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्द ही नेपाल में अपना घर भी बना लिया और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर डाल दिया। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठ परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। उस बेटी का नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार भी बीरत नगर में जाकर किराए से रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अपनी सयानी होती बेटी की आगे पढ़ाई की खातिर ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता बीरत नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया। ख्याति अब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रा में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में लिखे टेक्स्ट के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपयों के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट भी देने की बात की गई थी। हालांकि ख्याति के लिए यह बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को लेकर वो थोड़ा निश्चित रहती थी। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे आसपास बताए गए एक पते पर पहुंच जाए। दोस्तों, ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है। बेटी को 20,000 रुपए मिलना है और पोखरे का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू से पुतली सड़क के पते पर एक दिए वक्त पर पहुंच जाती है। दोस्तों, नौकर राम उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर वापस घर लौट जाता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर और ख्याति को लेकर पास ही एक अपार्टमेंट में ले जाती है। दोस्तों, अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान था, जो कुछ वक्त पहले ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेझिझक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता है। इधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती। उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। दोस्तों, उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपए की मांग की जाती है। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। दोस्तों, अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर उसकी बेटी को मार न डाले, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने सुने और देख रखे थे। दोस्तों, किडनैपिंग के मामले में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है जिसे अगवा किया होता है। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तला नहीं की जाएगी, बल्कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में दोनों जुट जाते हैं। क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद लोग उन्हें अगला रास्ता बताएंगे। दोस्तों, अगले रोज सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को
पैसे के साथ साथ तय जगह बुटवाल पर पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं। जैसे ही ख्याति के घर वाले बुटवाल पहुंचते हैं, मैसेज के जरिए बताया जाता है बुटवाल की जगह चितवन पहुंचिए। जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचते तो वहां फिर उन्हें एक और मैसेज मिलता है जिसमें कहा जाता है कि अब वो लोग सुनौली पहुंचे। दोस्तों, ये लोग सुनौली पहुंच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे बल्कि उनकी मां आएगी। मां अपने नौकर राम को लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए साथ में लेके बताई हुई जगह पर पहुंचती हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह को पहुंचने का मैसेज मिलता है। दोस्तों, सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति के मां को फिर मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए। ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें एक बार फिर मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा पहुंचने को कहा जाता है। ये दोनों पैसे के साथ काकरभिट्टा पहुंच जाते हैं। काकरभिट्टा पहुंचते ही उन्हें एक होटल का पता दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे आपको कोई आदमी मिलेगा। दोस्तों, ख्याति की मां दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहीं उनकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है, लेकिन तभी उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजने को कहा जाता है। इस मैसेज पर साफ साफ लिखा गया था मां को आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसे जाने को कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है और वो राम से पैसे ले लेता है। राम उस शख्स को पहचान लेता और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वीरेन प्रधान ही था। राम पैसे लेकर लौट आता है। अब ख्याति की मां को उम्मीद हो जाती है कि पैसे दे दिए गए हैं, शायद उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की मां अपने नौकर राम को लेकर वापस काठमांडू पहुंच जाती है। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती है और ना ही उसके आने की कोई खबर मिलती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसा मिलने के बाद वो नंबर भी बंद हो गया। दोस्तों, बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब इंतजार लंबा हो गया और बर्दाश्त की भी हद हो गई। मजबूरन माता पिता दोनों को पुलिस के पास पहुंचना पड़ा और साथ ही साथ पुलिस अफसर को भी पूरा किस्सा सुनाते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और उन्हें ऐसी बातों का खुलासा करने को कहते हैं जो उन्हें पूरे प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगी हो। दोस्तों, तब ख्याति की मां काकरभिट्टा के उस होटल में बीरेन प्रधान को देखने की बात कहती है। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है दोस्तों, और इस बीच पुलिस पूरी टीम के साथ बीरेन प्रधान की पूरी कुंडली खंगालने में लग जाती है। दोस्तों, दिन गुजरते जा रहे थे और ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस भी दौड़ भाग में लगी हुई थी। दोस्तों, इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबर मिलने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू के दूर दूर जंगलों और वीरान इलाकों में मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते हैं तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते हैं। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती है। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर मिलने की इत्तला दी जो पूरी तरह से खराब हो चुका था। इससे इंसान की पहचान करना मुमकिन नहीं था। पुलिस उस सिर को भी दूसरे इंसानी लाशों के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिरों से बीरेन प्रधान का पता मिल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। बीरेन पुलिस के ज्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता। आखिरकार वो इस होटल में क्यों गया था और वहां क्या कर रहा था। इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। वो बीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ के बाद बीरेन प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को दहला कर रख दिया था। असल में बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था। काठमांडू में साइंस टीचर भी था और वहां एक मकान बनवाकर और उसमें किराएदार भी रखे थे, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई और वो काठमांडू के कैसीनो में खूब जुआ खेलने लग गया और हमेशा हार जाता था। वो इतनी रकम हार गया था कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया था। इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बीरेन ने काठमांडू में अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा, मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने जुर्म करने का इरादा किया जिससे वो इतनी रकम उगा सके जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और जुए के लिए रकम भी मिल जाए। दोस्तों, 5 जून 2009 के कुछ रोज पहले ही बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता उसे लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहां किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति घर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रहे हैं। चूंकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने अपनी बच्ची को आगे विदेश में भेजकर पढ़ाने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। वीरेन प्रधान को जब ये पता चला कि ख्याति के माता पिता के पास एक अच्छी खासी रकम मौजूद है तो उसके दिमाग में ये साजिश पनपने लगी दोस्तों। तब उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। वीरेन की साजिश में एक स्टूडेंट और शामिल थी और उसका नाम था
मेरिना साक्या। इत्तेफाक से वो लड़की 18 से 19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया था और तब फोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मेरिना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके पास बुलाया था। ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर वीरेन के पास पहुंच गई और मरीना का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। मेरिना के वहां जाने के बाद वीरेन ने बेहोश ख्याति का गला घोटकर हत्या कर दी और फिर वीरेन ने ख्याति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों, जंगलों और नदियों में फेंकता चला गया। वीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ भी लेती है तो लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझकर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू यह है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही वीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के अंदर ही उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था। यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए फिरौती भी मांग रहा था। दोस्तों, इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो वीरेन प्रधान और मेरिना साक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों पर कोर्ट के रास्ते में भी हमले हुए जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बड़ा अजीब इत्तेफाक है दोस्तों कि वीरेन प्रधान और मेरिन साक्या को पुलिस ने उसी जेल में बंद किया जिस जेल में बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराज बंद था। इधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला सुना भी दिया। ख्याति को अगवा करना और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने वीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मेरिन साक्या को 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि मेरिन साक्या ने अदालत के सामने कहा उसे वीरेन ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल करने के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को बिल्कुल भी नहीं सुना। दोस्तों, नेपाल के इतिहास में शायद इकलौता ऐसा मर्डर केस होगा जिसने लोगों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक क्राइम स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने मिलने वालों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों और कल मिलता है एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।